बात शामपुर गांव की है जहां मछुआरा अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। रामू के घर उसकी एक बूढ़ी माँ और दो बच्चे, बेटा का नाम सोनू और बेटी का नाम रूही था। रामू मछलियाँ पकड़कर बाजारों में बेचता था। उनके घर का खर्चा बड़ी मुश्किलों से चला करता था। गांव में एक ही तालाब था जहां बहुत सारे मछुआरे मछलियां पकड़ा करते थे। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था और गर्मियां बढ़ने के कारण तालाब में मछलियों की कमी होती जा रही थी। रामू अपने घर आया हताश होकर अपनी पत्नी सीमा से बोलने लगा। सीमा, तुम्हें पता है आज भी बहुत कम मछलियां मिली हैं तालाब में, इसलिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल पाए। जो कुछ पैसे मिले हैं उससे थोड़ा आटा और धनिया लिया है। इससे तुम रोटी बना लो, वही खा लेंगे। मैं सोच रहा हूं कि चलो जल्दी तालाब पर जाओ, शायद और मछली मिल जाए। रामू की बूढ़ी माँ रामू की सारी बातें सुन रही थी और रामू से बोलने लगी, बेटा तू इतना परेशान क्यों रहता है? ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तू बस ऐसे ही मेहनत करता रह मेरा लाल। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ माँ, अब पता नहीं आगे क्या होगा। अरे बेटा ऐसे ही बात नहीं है, ऊपर वाले सबके लिए है, सब ठीक कर देंगे। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छे और बुरे दिन तो जीवन का हिस्सा है। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। आप ज्यादा परेशान मत होइए, ये समय भी निकल जाएगा। मैं अभी खाना बनाकर लगा देती हूँ, थोड़ा सा आराम कीजिए और खुद। फिर सभी लोगों ने बैठकर खाना खाया। अगले दिन रामू मछलियाँ पकड़ने निकल गया, इस आस में कि जल्दी जाएगा तो उसे मछलियाँ मिल जाएगी। लेकिन रामू वहाँ पहुँचकर उसने देखा सभी पहले से मछली पकड़ रहे थे। तभी रामू का दोस्त रघु रामू के पास आता है। रघु रामू से कहने लगता है, रामू भाई कितनी भी जल्दी आ जाओ, मछलियाँ तालाब में कम ही है, ज़्यादा भला कहाँ से मिलेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तालाब छोड़ के हमें कोई और तालाब देखना होगा मछलियाँ पकड़ने के लिए। रघु की बातें सुनकर रामू कहने लगा, हाँ रघु, सब तो ठीक है। तुझे तो पता है आसपास के गांव में बस एक ही तालाब है। हाँ भाई वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा ही रहेगा तो हमें मछलियाँ पकड़कर छोड़ना पड़ेगा और हमें कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। ऐसा कहकर रघु अब वहाँ से चला गया। रघु घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है, आज भी रूखी सूखी खाने को थी। उन दोनों की बातें रूही सुन लेती है और फिर रूही कहने लगती है, ये क्या पिताजी, आज भी हमें बस रूखी सूखी ही खानी पड़ेगी। अच्छा खाना खाए कितने दिन हो गए हैं, बीत भी गए हैं वो दिन। ये सुनकर रूही की माँ को बहुत गुस्सा आ गया और वो रूही से कहने लगी, रोहित, तुम आजकल बहुत बोलने लगे हो। चलो चुपचाप से खाना खा लो, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है ना। और ये क्या तरीका है अपने पिताजी से बात करने का? तमीज तो जैसे भूल ही चुके हो तुम। समझदारी इसी में है कि समय पर खाना खाओ, पढ़ाई करो और बड़ों से ढंग से। रामू समझ गया था कि सीमा रूही को चुप करवाने के लिए ऐसा बोल रही है ताकि सामू ज़्यादा परेशान ना हो। सीमा ने जल्दी से दाल चावल बनाया और सभी ने खाना खाया। सुबह रामू अपनी माँ के पास आ जाता है और अपनी माँ को, तो चिंता मत कर बेटा, मेरा और तेरे पिताजी का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है।
आज नहीं तो कल सब अच्छा ही होगा। बस तू निराश को अपने गले से मत लगाने देना। हाँ माँ, बस तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे हौसला देती हैं कि आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा। रामू अपनी माँ की गोद में सो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रामू जब अपने घर आया, माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। चेहरा भी उतरा उतरा सा है और वो बार बार लेट जा रही है। हमें उन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा, देर नहीं करनी चाहिए। चलिए अभी लेकर चलते हैं। ये सुन के रामू बहुत परेशान हो गया और बोला, सीमा, तुम तो जानती हो मैं 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से जोड़ पाता हूँ। मन का इलाज कैसे कराऊंगा? अजय, आप चिंता मत कीजिए। मैं अभी पड़ोस में दीदी से मिलकर आई हूँ। उनसे 500 रुपए उधार ले आई हूँ। आप चलिए और माँ जी का इलाज करवाइए। बुजुर्गों का साया बहुत जरूरी होता है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी हो। वो हमारे अपने हैं, उनके लिए हम कुछ। फिर रामू अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रामू अपनी माँ को लेकर आता है घर। फिर घर आकर दवाई खाकर बूढ़ी अम्मा सो जाती है। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी अम्मा उठती है तो रामू अपनी माँ के पास आकर पूछने लगता है, बेटा तुम लोगों को मेरी वजह से कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? मैं तो अपनी ज़िंदगी जी ली हूँ। मेरा जीवन लगभग पूरा हो चुका है। मैंने सुना है कि सीमा पड़ोसन से ये पैसे मांग कर लाई है मेरे इलाज के लिए। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना परेशान मत हो बेटा। परेशानी की क्या बात है मन? तुम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम्हारी जिंदगी से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। चलो अंजना, समझदारी मत दिखाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। और फिर रामू की माँ दवाई खा लेती है और सो जाती है। दोपहर को सीमा रूही को कहती है, रूही दोपहर को आनी आई। रूही बेटा जाके देखो दादी जी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई है। ज़रा तो जगा दे तो। देखो तो दादी अभी तक क्यों नहीं उठी है। उन्हें जाकर बाहर ले आए। और बेटा तब तक मैं लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। माँ मैं भी दादी को उठाकर आती हूँ। और फिर रूही आ जाती है दादी के कमरे में। रूही देखती है तो दादी अभी तक सो रही थी। रूही दादी को आवाज़ लगा कर उठाती है लेकिन बूढ़ी दादी नहीं उठती है। दादी उठो माँ, बहुत देर हो गई है। माँ तुम्हें ला रही है। आप ही तो बोलती हो अच्छे लोग ज़्यादा देर तक नहीं सोते। सुबह उठो ना, अच्छा होता है। दादी माँ उठो ना, दादी माँ, दादी माँ। रूही बहुत उठाती है अपनी दादी माँ को लेकिन वो नहीं उठती है। तब रूही सोचा अब वो अपनी माँ को बोलेगी। थक हार के रूही वहाँ से निकल आई और अपनी माँ के पास चली गई। माँ दादी तो उठी नहीं रही, मैं बहुत जगाया वो नहीं उठी, आप जाकर उठाओ। फिर सीमा कमरे में जाती है। सीमा वहाँ जाके देखती है तो बूढ़ी माँ का देहांत हो चुका था और सीमा ये देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ दिन बाद अब रामू जब भी अपने घर में बैठा होता तो वो अपनी माँ के कमरे को देखकर बहुत दुखी होता। सीमा, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है।
मैं माँ की कोठी में बैठा हूँ। आप स्टडी कर रहे हैं? मैं अभी इस कमरे को बंद कर देती हूँ। इस कमरे को देखकर मनज की बहुत याद आती है। हर चीज में उसकी मौजूदगी महसूस होती है। काश वो अभी भी यहाँ होती, पर हमें हिम्मत रखनी होगी और आगे बढ़ना होगा। सीमा बूढ़ी अम्मा का पोटली रूम बंद कर देती है। रामू की परिस्थितियाँ सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। सीमा, मुझे लगता है कि अब मुझे मछली देखने का काम छोड़ देना चाहिए। वैसे भी इससे मेरा घर ठीक से चल नहीं पा रहा है। मुझे अब कोई और काम करना चाहिए। सीमा कहने लगी, मैं भी आपको यही कहना चाहती थी। अगले दिन रामू अपने लिए काम ढूंढने निकल जाता है। वो कई जगह काम तलाश करता है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वो अपने घर की तरफ निराश होकर लौट रहा था, तभी उसे राहुल दिखाई देता है। राहुल रामू को पीछे से आवाज़ लगा रहा था, ओए रामू कहाँ जा रहा है, सुन तो। हाँ राहुल भाई, मैं अपने लिए काम तलाश करने गया था लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला, मिल ही नहीं रहा है। राहुल कहने लगा कि भाई मछलियाँ तो कहाँ बिकती है, इसलिए मैंने भी मछलियों का काम छोड़कर सेठ जी की दुकान में काम करता हूँ। अब मैं यहीं काम करता हूँ, ठीक ठाक कमा लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है राहुल भाई। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद रामू घर आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताया। फिर सीमा रामू से कहती है, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, परंतु इतना मयूस होने की कोई बात नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊँ। हाँ सीमा बताओ। जब मैं मायके में थी बहुत अच्छे समोसे बनाया करती थी। सारे मोहल्ले वालों को मेरी हाथ की समोसे बहुत पसंद आते थे। अगर आप कहते तो मैं आपको समोसे बनाकर दे दिया करूँगी और आप उन्हें तल कर बेच दिया करना। वैसे भी हमारे गांव में कोई भी समोसे की दुकान नहीं है। आप समोसे बहुत बिकेंगे, बस हमें कोशिश करने की देर है। अगर आप कहें तो मैं ये कोशिश कर सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात। सीमा से रामू कहता है, कोशिश करेंगे लेकिन ये तो मैं नहीं कह सकता सीमा, लेकिन ठीक है तुम मुझे समोसे बनाकर दो, मैं उसे बेच कर देखता हूँ। लेकिन सीमा उसमें भी एक सवाल है, हमारे पास समोसे की दुकान खोलने के लिए तो पैसे ही नहीं हैं। हम समोसे की दुकान कैसे खोलेंगे? पर तुम तो जानती हो गांव में कोई उधारी भी नहीं देता। फिर सीमा रामू से कहती है, आपने तो बिल्कुल पते की बात की है। अच्छा आपको एक बात याद है, जब मैं दुल्हन बनकर आई थी तो मैं जी ने आपने सोने की कंगन उधार कर दिए थे। अभी वो कंगन जैसे का तैसा रखा हुआ है। ऐसा करते हैं उसे हम बेच देते हैं और उसी से समोसे की दुकान की शुरुआत करते हैं। रामू सीमा से कहता है, नहीं सीमा, वो माँ की कीमती तोहफे थे, हम उन्हें नहीं बेच सकते हैं। वो तो ठीक है, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक दुकान खोलना। आखिर हमारी बेटी और बेटे के बारे में भी तो सोचना है ना। और हो सकता है माँ को आशीर्वाद अभी तक मैं हमारे पास रखा है कि वो आपकी काम आ जाए। फिर वो कंगन बेचकर रामू दुकान के सारे सामान ले आता। तेल, 2 बोरी आलू, मसाले, कढ़ाई, सब कुछ खरीद कर ले आता है। देखो सीमा, मैं सारा सामान लेकर आ गया हूँ। अब तुम जल्दी से समोसे बनाओ और मैं चलकर बेचता हूँ और ठेला लेकर आता हूँ। रामू निकल पड़ता है ठेला ले जाने के लिए। और सीमा गर्मा गर्म समोसे बनाने शुरू कर देती है। और फिर रामू समोसे की दुकान लगाया और आवाज़ लगाने लगा, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, एक बार खा कर देखोगे मेरे गर्मा गर्म सोया टेस्टी समोसे। 2 ग्राहकी समोसे खाने आते थे। समोसे ये देखकर बहुत चिंता होती थी।
रामू को। रामू जब घर पहुंचा तो सीमा से बोला, जिस तरह से मेरे समोसे की दुकान चल रही है वैसे तो लगता है मुश्किल हो रहा है, मेरे समोसा कोई खा ही नहीं रहा है। बस इक्का दुक्का ग्राहक ही आते, इस तरह का घर खर्चा कैसे चलेगा बताओ। कोई बात नहीं जी, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए, ऊपर वाले ने चाहता तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और अभी भी रामू का दुकान का वही हाल था। ये इक्का दुक्का ग्राहक ही आया करते थे। फिर रामू घर आया और सीमा से बोला, सीमा आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, मैं माँ की कोठरी में बैठता हूँ। रामू माँ की कोठरी में बैठता है और फिर वहीं पर सो जाता है और वो सपने देखने लगता है। रामू बेटा तो परेशान मत हो, मेरी आत्मा से कोठरी में रहती है, तुम्हारे पिताजी की आत्मा से मुझे बहुत सारी शक्ति प्राप्त हुई है। तुम ऐसा करो, समोसे की बोरियां लेकर रखो और बाकी का सामान भी। तुम देखना तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी और तुम्हारी आलू की बोरी की आलू कभी खत्म नहीं होगी। रामू जैसे ही नींद से जगा उसने सारी बात सीमा को बताई। अगले दिन सारी सामान सीमा रख देती है। अगले दिन रामू की दुकान में बहुत सारे ग्राहक आते हैं। फिर रामू घर आता है और सीमा को सारी बात बताता है। सीमा और रामू देखते हैं तो डबल हो गई थी आलू। फिर 1 महीने हो जाते हैं और दिन पे दिन रामू का दुकान चलने लगता है। आते जाते राहुल रामू की दुकान देखकर बहुत जलने लगता है। एक दिन राहुल अपने मन में बोला, बताओ भला, कल तक इस रामू के पास कोई काम नहीं था और इसके घर में भी खाने के लिए लाले थे और ये समोसे की दुकान क्या खोल लिया, ये तो पैसे छाप रहा है। इसके समोसे क्यों इतने बिक रहे हैं? राहुल रामू की दुकान आता है और रामू की दुकान के समोसे खाता है। रामू समोसे खाकर वहाँ से चला गया। राहुल खुद से ही कहने लगता है, ये समोसे इतने भी अच्छे तो नहीं, ज़रूर कोई बात है, तभी तो ये समोसे इतने बिक रहे हैं। अगले दिन राहुल रामू के घर के पास खड़ा होकर सीमा और रामू की सारी बातें सुन लेता है और फिर सुनने के बाद कहता है, अच्छा तो ये राज है, ना रहेगा मांस ना बचेगी बांसुरी। अगली रात राहुल रामू के घर में आग लगा देता है। चुपचाप वहाँ से भाग गया राहुल। घर तो जल गया। रामू अपने परिवार के साथ घर के बाहर निकल गया। धीरे कुछ ही देर में सारे गांव वाले लोग आ जाते हैं। गांव का मुखिया भी आता है। मुखिया देखता है रामू की पूरी घर जल गई है और फिर मुखिया सबको लेकर अपने घर लेकर जाता है। अगले दिन मुखिया कहीं घूमने गया था। अगले दिन वो वापस आया तो रामू से बोला, अरे रामू, जानना चाहते हो तुम्हारी घर में आग किसने लगाई थी तो आज शाम गांव में आ जाना। हाँ बूढ़ी मौसी, जरा आप बताइए आग किसने लगाई थी? मुखिया जी, मैं तो हर दिन रामू के घर जाती हूँ, कभी दाल मांगने तो कभी चीनी। उस रोज़ भी मेरे घर आटा खत्म हो गया था तो मैं रामू के घर जा रही थी, आग लगाकर वहाँ से दौड़ रहा था। मैं वहाँ राहुल को बोली भी कौन है, लेकिन वो वहाँ से भाग गया। राहुल के बारे में रामू सब कुछ जानने के बाद भी रामू राहुल को माफ़ कर देता है। फिर रामू बहुत बड़ा घर लेता है और अपनी बूढ़ी माँ का कोठरी रूम भी बना लेता है और फिर राहुल को भी अपने साथ अपनी दुकान में काम दे दिया और इस तरह अपने दोस्त को माफ़ कर दिया और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारने लगा। अरे दोस्तों,
दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दें।